Okay. After completion of the basic terminology in ecology, we have studied 4 levels of ecology. Number 1 and the basic level was individual level ecology, जिसे हमने कहा था behavioral ecology, जिसे मैंने कहा था physiological ecology, क्योंकि वो इंडिविजुअल अपनी सराउंडिंग में अपने फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन से कैसे सर्वाइव कर रहा है ये बताया जाता, वो होता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. परफेक्ट. सेकंड होता है, उससे और एक ऊपर जाए तो वो होता है पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी. पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी में जो स्पीशीज के अपने कैरेक्टर थे वो बात नहीं होती, बर्थ और डेथ नहीं होता, बर्थ रेट और डेथ रेट होती है. सेक्स नहीं होता, सेक्स रेशो होता है. उससे एक लेवल और ऊपर जाते हैं तो तीसरे लेवल का, उससे एक लेवल और ऊपर जाते हैं तो तीसरे नंबर का आता है, दैट इज कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी, जहां आप दो पॉपुलेशन के बीच में इंटरैक्शन का स्टडी करते हैं, दैट इज कम्युनिटी लेवल इकोलॉजी. और फोर्थ जो होती है दैट इज बायोम लेवल इकोलॉजी और इकोसिस्टम लेवल इकोलॉजी. तो ये 4 लेवल हमें अलग अलग पढ़ने हैं और चारों ही लेवल पहले ही चैप्टर में पढ़ लेंगे, है ना? नहीं शायद दूसरे चैप्टर में आएगा. पहला देखते हैं. सबसे पहला था इंडिविजुअल लेवल इकोलॉजी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सिंस इट इज I should say the ecology study of abiotic and abiotic. Biotic and abiotic. इकोसिस्टम में सिस्टम जो बनता है वो बायोटिक और अबायोटिक से बनता है, उसकी इंटरैक्शन को हम पढ़ते हैं. तो पहले अपने देखे बायोटिक फैक्टर्स क्या है और अबायोटिक फैक्टर्स क्या है. हमने बायोटिक देखे, पैथोजन है, पैरासाइट है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं. ऑल दीज वर व्हाट? बायोटिक फैक्टर्स. पैथोजन, प्रेडेटर्स, पैरासाइट, कंपिटिटर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सब कौन है? बायोटिक फैक्टर्स. इनफैक्ट लेट मी वेरी क्लियर, कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. सॉरी टू इंटरप्ट यू. तो इफ प्रथमेश पूछ रहे सर जेनेटिक इम्प्रिंटिंग हेन और हेन के मतलब, व्हाट इज योर क्वेश्चन प्रथमेश? सर जेनेटिक इम्प्रिंटिंग से तो जो है ना उसकी और उसकी मदर की भी फिर सेम ही रहेगी ना, फिर उसके जो चीक्स है वो मतलब अपने वो दोनों में कंफ्यूज नहीं होते? मतलब अपनी मदर और अपनी दादी, इसमें कंफ्यूजन? नानी, इज इट? हाँ हाँ ये पूछ रहे ना? हाँ. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्त. जेनेटिक इम्प्रिंटिंग जो होती है वो बच्चे को मदर से क्लोज करती है, मदर को उसकी मदर से क्लोज करती है, उसकी मदर को उसकी मदर से क्लोज करती है. रिकॉग्निशन वो नहीं कर पाएगा, लेकिन क्लोजनेस जो है उसकी मदर से ही रहेगी. दैट इज बिकॉज ऑफ इम्प्रिंटिंग. प्रथमेश, अच्छा ठीक है. ओके. सो एज फार एज बायोटिक फैक्टर्स आर कंसर्न, बच्चों किसी भी इकोसिस्टम को आपको दिया जाए, कोई भी इकोसिस्टम आपको दिया जाए, उस इकोसिस्टम में आपको बायोटिक फैक्टर भी पूछा जाए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, डीप वाटर सी वाटर इकोसिस्टम हो, शैलो वाटर इकोसिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, बायोटिक फैक्टर हमेशा प्रोड्यूसर्स, पैथोजन, पैरासाइट, कॉम्पिटिटर्स. मतलब इसका कुछ होता ही नहीं. जैसे मैं अभी बात करूं आपसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आप क्या बनाएंगे? ट्रॉफिक लेवल्स या फूड चेन क्या बनाएंगे आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम में? तो सिंपल है, ग्रासलैंड में आपको क्या करना होगा? ग्रास को खाएगी गोट या रैबिट, आप चाहे जो इसको करना चाहें, रैबिट. इसको आप कर सकते हैं स्नेक, इसको आप कर सकते हैं ईगल और हॉक, जो आपको करना है. मतलब बहुत सारी चीज हो सकती है. दूसरा, यदि फॉरेस्ट की बात करते हैं जो ग्रास से या हर्ब्स और श्रब से शुरू होती है, तो उसको आप डियर पे लाएंगे, उसको आप टाइगर पे लाएंगे. चाहे जिस पर आप ले जाएं, चाहे जिस पर आप ले जाएं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोड्यूसर्स, इसके कंपोनेंट या बायोटिक फैक्टर्स कभी आपको पूछे जाएं तो सिंपल प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स, व्हाटएवर दैट इकोसिस्टम इज, उसका प्रोड्यूसर देख लो, उसको कंज्यूम करने वाला देख लो, उसको कंज्यूम करने वाला देख लो, एंड टॉप कार्निवोरस देख लो. तो ये तो बायोटिक फैक्टर कॉमन. फर्क पड़ता है अबायोटिक फैक्टर्स. फर्क अबायोटिक फैक्टर कैसे पड़ता है? यदि आपने मुझे टेरेस्ट्रियल ग्रासलैंड बोला है, ग्रासलैंड, या आपने मुझे फॉरेस्ट बोला है, या आपने मुझे एक्वेटिक बोला है जिसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी एल्गी
उसको खाने वाले जू प्लैंटॉन्स, उसको खाने वाले स्मॉल फिशेस और उसको खाने वाली लार्ज फिश। आप चाहे मुझे जो इकोसिस्टम बता दे दोस्तों, बायोटिक फैक्टर तो कॉमन रहेंगे, प्रोड्यूसर ही रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, वो कंज्यूमर्स बदलते रहेंगे। भाई टेरेस्ट्रियल में फिश नहीं आएगी तो फॉरेस्ट में रैबिट नहीं आएगा, मतलब ये तो चेंज कर सकते हैं आप। फर्क पड़ता है अबाइटिक फैक्टर्स में, और अबाइटिक फैक्टर पहचानने के लिए सबसे बढ़िया काम उसके कौन से फैक्टर पूरी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं ये जानना। लाइक ग्रासलैंड में अबाइटिक फैक्टर के नाम पर सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, सनलाइट प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्लस सॉइल का पीएच, सैलिनिटी, ये सब चीजें बहुत मैटर करेगी। आप किसी टेरेस्ट्रियल में बात यदि कर रहे हैं तो ग्रास कहाँ होगी, कैसी होगी, कितनी डेंस होगी, ये सब डिपेंड करेगा उसका सॉइल का टेक्सचर क्या है। लेकिन फॉरेस्ट की बात करते हो सॉइल के पीएच में क्या ही फर्क पड़ने वाला, मतलब फैक्टर तो रहेगा कहीं पर भी, वो मैटर नहीं करता, बट यहां रहेगी ह्यूमिडिटी, यहां रहेगी ह्यूमिडिटी, क्योंकि फॉरेस्ट में आप सनलाइट बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, तो पूरा एरिया सनलाइट से कम होगा ही होगा। फॉरेस्ट का बड़ा सा तो सनलाइट तो पहुंचेगा ही। टेम्परेचर मैटर कर सकता है, और मैटर कर सकता है प्रेसिपिटेशन, रेन, क्योंकि फॉरेस्ट है तो रेन मैटर कर सकती है, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि उसका फ्लोरा और फौना क्या होगा, वहां वेजिटेशन किस टाइप का होगा, वहां प्लांट किस टाइप का होगा, वहां जो प्लांट होंगे उसको खाने वाले कैसे होंगे। अग्री? दैट मीन्स वहां पर रेन है, वो एल्टीट्यूड है, वो ह्यूमिडिटी है, वो टेम्परेचर है, ये फैक्टर्स अबाइटिक फैक्टर्स हो सकते हैं इफ वी कंसीडरिंग द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इफ वी कंसीडर द एक्वेटिक इकोसिस्टम, डेफिनेटली वहां कुछ अलग ही मैटर करेगा, वहां अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मैटर करेगा, वहां सैलिनिटी मैटर करेगी, वहां डेप्थ मैटर करेगी, वहां सनलाइट का पेनिट्रेशन मैटर करेगा, वहां ह्यूमिडिटी मैटर नहीं करेगी, पानी में क्या ह्यूमिडिटी देखो। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का खेल है कि आप कहाँ का बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर पता कर पाते हैं या नहीं। अंडरस्टूड? आयुष, प्रिया, प्रथमेश, कृष्णा? यस सर। परफेक्ट, यस सर। अब आता है जो अपने को, मैंने आपसे कहा था कि एडाप्टिव लेवल की इकोलॉजी पढ़नी है, बिहेवियरल पढ़नी है, मतलब हमें ये पढ़ना है कि पर्टिकुलर अबायोटिक फैक्टर के लिए उस स्ट्रेस को इंडिविजुअल लेवल, अपना पहला लेवल चल रहा है, दैट इज बिहेवियरल एडाप्टेशन, इंडिविजुअल स्पीशीज लेवल, तो वो कैसे टॉलरेट करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स की। लेट्स सी, पहला दिया गया आपको टेम्परेचर। आयुष, आपको यू हैव एनसीईआरटी? यस सर। परफेक्ट, क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत है दोस्त, और मैं आपको बताऊंगा कहां पर हाईलाइट करना है। पढ़िए, पहला टेम्परेचर वाला पार्ट पढ़िए आयुष। Yes, sir. Temperature is the most important ecological relevant environmental fact. You are aware that the average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the poles and from plains to mountain tops. It ranges. फुल स्टॉप पे रुके हैं थोड़ा सा, मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, मैं थोड़ा सिर्फ बताता चलूं। उन्होंने कहा कि टेम्परेचर जो है वो वेरी करेगा। आई एग्री। यदि मैं ग्लोब की बात करता हूं तो ग्लोब पर जाहिर सी बात है, यदि इक्वेटर पे बात करूं तो ये रीजन हुआ इक्वेटर, ये रीजन हुआ इक्वेटर। इससे मैं जब इस तरफ आता हूं तो मैं यहां पहुंच जाता हूं पोलार रीजन, तो ये पोलार रीजन हो गया और ये पोलार रीजन हो गया, लेकिन उसके बीच में ये इक्वेटर है, यहां की रेंज मैंने बता दी, दैट इज इक्वेटर को कहते हैं अपन ट्रॉपिकल रेंज। ट्रॉपिकल से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये सब ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट और टेम्परेट, यानी मैंने इसे कह दिया ट्रॉपिकल, इसको कह दिया सब ट्रॉपिकल, इसको कह दिया मैंने सब टेम्परेट, और इसको कह दिया मैंने टेम्परेट। सो वो लिख रहा है कि जब आप इक्वेटर से पोल पर जाते हैं या प्लेन टू माउंटेन जाते हैं
तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। आयुष नेक्स्ट। It ranges from sub-zero levels in polar areas and high altitudes to more than 50 degrees Celsius in tropical deserts in summers. There are, however, सब जीरो से लेकर आप 50 डिग्री तक टेम्परेचर, क्योंकि सीधे सनराइज सीधी पड़ती है, तो ट्रॉपिकल वाला कंपैरेटिवली गर्म होता है। या टेम्परेट का मतलब गर्म से मत लगाइए, टेम्परेट वो ठंडा वाला एरिया है, ट्रॉपिकल ये हॉट वाला एरिया जहां पर सनराइज सीधी पड़ रही है, क्योंकि डिग्री का टिल्ट नहीं है, सीधी सनराइज पड़ती है। तो यहां पर 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, एक्सीड भी कर जाता है, और वहां पर सब जीरो लेवल पर भी चला जाता है। नेक्स्ट। there are, however, unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceeds 100 degrees Celsius. बस अब ऐसा भी है यार कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट भी होते हैं। 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आर्की बैक्टीरिया। आर्की मींस होता है प्रिमिटिव, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया नया टाइप का बैक्टीरिया, लाइक साइनोबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया है वो पुराना प्रिमिटिव टाइप का, मीथेनोजन, मीथेनोट्रॉप, मिथाइलोट्रॉप, जो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा थर्मल वेंट्स में हो सकता है, बहुत ज्यादा डीप सी में हो सकता है। वो हैबिटाट ही एक्सट्रीम है, वो नॉर्मल नहीं है, वो एक्सट्रीम हैबिटाट में रहने वाला बैक्टीरिया है, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। तो ऐसे आज भी अवेलेबल है। यदि मैं आपसे बात करूं डीप सी की, तो डीप सी यार 1 बकेट 2 बकेट का वजन हम नहीं उठा सकते, गैलन्स ऑफ वाटर। कैन यू इमेजिन सी वाटर का, गैलन्स ऑफ वाटर का प्रेशर। इसीलिए तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अपने एग की शेल, इवन अपनी बॉडी की शेल इतनी हार्ड रखी है कि वहां से आपको वो आपका शंख बजाने वाला, पाइला बजाने वाला जो शंख होता है, मंदिरों में जो शंख बजाया जाता है, इट इज नथिंग अदर देन द कैल्केरियस कवरिंग ऑफ पाइला। पाइला इज दैट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। वो आपका पर्ल बनता है जिसमें यूनियो, उसके ऊपर कितनी हार्ड कवरिंग, इतने गैलन्स ऑफ प्रेशर को उसे झेलना है, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसी एक्सट्रीम हैबिटाट का भी जिक्र उसमें किया गया कि ये ना सोचें कि बहुत डीप सी में या पोलर रीजन पर कोई हैबिटाट नहीं होगी। उनकी अपनी लाइफ अलग है, उनके अपने अलग, लाइक आपका वो कोरल रीफ इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्पॉन्जेस, पोरीफेरास, वो भी डीप सी में कहीं पर अवेलेबल है। तो एक अलग एक्सट्रीम हैबिटाट के बारे में उसमें बताया गया। नेक्स्ट। It is general knowledge that mango trees do not and cannot grow in temperate countries like Canada and Germany. Now leopards are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitudes in ocean. परफेक्ट। मतलब ये सीधा सीधा नीट का स्टेटमेंट है, सीधा सीधा नीट का स्टेटमेंट। इसको मैंने नीट लिख रखा है, हाईलाइट आपने को, पहला ये स्टेटमेंट आपको हाईलाइट करना है अपने अपने बुक्स में कि लेपर्ड कहां मिलेगा, ट्यूना फिश ट्रॉपिकल के बाहर क्यों नहीं मिलेगी, कौन सा केरला में मिलेगा, मैंगो ट्री और लेपर्ड उधर पे क्यों नहीं मिलेगा, ये सब अलग अलग आपको याद रखने, लर्न करने थोड़े से। परफेक्ट, ये स्टेटमेंट को हाईलाइट कर लेंगे, दैट इज नीट स्टेटमेंट। पढ़िए। You can appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the metabolism, activity and other physiological functions of the organism. परफेक्ट। अब आप सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हो भी सकते हैं यदि फैक्ट्स नहीं जानते हैं तो, कि बॉडी का टेम्परेचर और उसका मेटाबॉलिज्म काफी हद तक मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर पर बेस्ड है। आप देखिए ना, कभी कोई फीवरिश बंदा हो, जिसको फीवर हो गया हो, हाई फीवर हो, वो पूरी बॉडी डल हो जाती है। डल इसलिए हो गई, भाई एंजाइम जिस टेम्परेचर पर काम करते हैं, अपन ने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जिस टेम्परेचर पर काम करता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना, 37 डिग्री, विच इज बॉडी टेम्परेचर। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर रेज हो रहा है और आप उस एंजाइम से काम भी करवाना चाहते हैं, भाई वो काम नहीं करेगा, तो बॉडी तो डल होगी, क्योंकि पूरा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया, क्योंकि एंजाइम काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से 3 कैटेगरी बनाई गई, यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल एंड मीजोथर्मल। यूरीथर्मल, मीजोथर्मल, स्टीनोथर्मल, वो 4 लाइनें आप पढ़ेंगे सभी लोग, मैं नहीं बताऊंगा। वो पैराग्राफ पढ़िए, मुझे तीनों के मतलब बताइए। प्लीज रीड दिस पैराग्राफ।
यूरिथर्मल, मीजोथर्मल, स्टीनोथर्मल. Please read this paragraph and try to answer the question. I hope you read it. Doctors, read it? Devki, Darshita, Disha. यस सर. सर इसमें मीजोथर्मल नहीं दिया है. हाँ, तो मीजोथर्मल नहीं दिया तो वही तो अपने को करना है ना, वही तो अपने को लिखना है. यूरिथर्मल मतलब they can tolerate higher range of temperature. Stenothermal they can tolerate narrow range of temperature. Mesothermal that means वो दोनों के बीच की सिचुएशन, that is called mesothermal. यूरिथर्मल एक बात ध्यान रखिए जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई. यूरिथर्मल नॉट ओनली हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर बट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. मतलब इसको एग्जांपल से समझाता हूं. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है एक्स जो केवल 100 and 150 टेम्परेचर के ऊपर रह रहा है. बहुत एक्सट्रीम कर दिया अपन ने, 80-90 डिग्री पे रह रहा है, सर्वाइव कर रहा है, बराबर. लेकिन उसके सर्वाइवल की रेंज, उसी की कुछ स्पीशीज 30-40 पर भी मिलती, यानी 40 to 90 रेंज हाई भी है और वाइड भी है. और एक ऐसा है जो 90 डिग्री पर ही रहता है, 90 डिग्री पर ही रहता है. तो ज्यादा बेटर यूरिथर्मल वो है जो 40 से 80 के बीच में बजाय 90 के, क्योंकि उसकी रेंज हाई तो है, वाइडर नहीं. तो मेरा यहां यूरिथर्मल का कहने का मतलब ना सिर्फ वाइडर है बल्कि रेंज हायर भी है. अंडरस्टूड? हर्षल, गौरी, दिया, जानवी, अदिति. यस सर. यस सर. यस सर. परफेक्ट. दूसरा है स्पंदन मैडम, ओमकार भाई, समझे कि नहीं? यस सर. ओके. प्राप्ति, आर यू देयर? प्राप्ति, आर यू देयर? ओके फाइन. चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि ये तो बात हो गई यूरिथर्मल. एक होता है स्टीनोथर्मल, नैरो रेंज और लो रेंज. जैसा वो हायर रेंज और वाइडर रेंज थी, वैसे ही नैरो रेंज और लो रेंज. यानी एक जो है वो -5 -10 पे ही सर्वाइव कर रहा है और एक -10 से लेकर 20 तक सर्वाइव कर रहा है. तो जिसकी रेंज ज्यादा है वो स्टीनोथर्मल. वैसे लो रेंज वाले होते हैं स्टीनो और हायर रेंज वाले होते हैं यूरी. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. The next question is, in recent years, there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature. If this trend continues, would you expect the distributional range of some species be affected? क्या लगता है? ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती है तो क्या लगता है, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज कुछ कम ज्यादा हो सकती है क्या? यस सर. Yes, sir. 100% 100% होगी. हम जो पहले सर्वाइव नहीं कर पाते थे 40, 42, 45, हम 50, 60 भी झेल जाएंगे. शायद रेंज डिस्ट्रीब्यूशनल चेंज आएगा,
वैसे एडाप्टेशंस बॉडी में आते रहेंगे, जेनेटिकली वैसे एडाप्टेशंस आते रहेंगे, और हो सकता है आने वाली कुछ जनरेशन यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी रेट से चलती रही, बढ़ती रही, तो आने वाली हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां शायद 60 डिग्री को बड़े इजीली टॉलरेट करते हैं। ये हो सकता है, बट गॉड नोज, नो वन कैन कंक्लूड दिस। ओके, द नेक्स्ट वन इज वाटर। कौन पढ़ना चाहेगा? स्वामी जी पढ़ेंगे आप? Yes, sir. पढ़िए। Water is another the most important factor influencing the life of organisms. In fact, life on Earth originated in water and is unsustainable without water. Its availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible for organisms to live there. The productivity and distribution of plants is also heavily dependent on water. You might think that organisms living in oceans, lakes, and rivers should not face any water-related problems, but it is not true. For aquatic, बस मतलब ये है कि भाई कोई ये सोचे कि वाटर उनके लिए क्या ही लिमिटिंग फैक्टर होगा जो पानी में रहते हैं, जो वाटरी एक्वाटिक एनिमल्स है उनके लिए वाटर क्या ही लिमिटिंग फैक्टर होगा। यदि कोई ऐसा सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये वाटर की क्वालिटी ही बताएगी, ये वाटर ही उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर बनेगा। क्योंकि आप सोचिए ना, मैं किसी सी वाटर के फिश को उठा के अपने एक्वेरियम में ले आऊं, सी वाटर की फिश जो सी वाटर में रहती है, मैं पानी में ही ला रहा हूं, पानी पानी से कई फर्क है, वो सी वाटर है या फ्रेश वाटर है। मैं उसको वहां से उठा के यहां पर ले आया फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर में क्या हुआ कि वो फूल के मर जाएगी, क्योंकि पानी बड़ी तेजी से अंदर आने लगेगा, क्योंकि फ्रेश वाटर में डाल दिया गया। तो ऐसा नहीं कि वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, उनके लिए भी लिमिटिंग फैक्टर है, डिपेंड करता है उसकी सैलिनिटी। और आगे बहुत बढ़िया नीट का स्टेटमेंट दिया गया, प्लीज रीड स्वामी। for aquatic organisms, the quality, chemical composition, pH of water becomes important. The salt concentration measured as salinity in parts per thousand is less than 5 in inland waters, 30 to 35 in the sea, and more than 100 in some hypersaline lagoons. Some organisms. अरे फुल स्टॉप होता है दोस्त, रुकना होता है ना स्वामी जी। अब वहां बताया गया कि वाटर की क्वालिटी, उसका पीएच, उसकी सैलिनिटी बहुत सारा मैटर करता है। तो फ्रेश वाटर के लिए उन्होंने बताया लेस देन 5, 30 से 35 बताया है उन्होंने सी वाटर, और मोर देन 100% बताया उन्होंने हाइपर सलाइन लगून्स। हाइपर सलाइन लगून्स क्या होते हैं? ओशंस। नहीं, लगून्स पूछता है वो। 5 इन फ्रेश वाटर, पार्ट्स पर मिलियन है ना, 5 ppm पर थाउजेंड। कौन सा वाटर है? इनलैंड वाटर यानी फ्रेश वाटर। 30 to 35 है सी वाटर, और मोर देन 100 है लेगून्स, हाइपर सलाइन लेगून। अब लेगून्स होता है बच्चों जहां पर दो वाटर बॉडीज आकर ऐसे मिलती हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ये दोनों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो दो वाटर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर वहां पर आते हैं। वो प्रोडक्टिव भी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां डाइवर्सिफाइड ज्यादा ऑर्गेनिज्म वहां मिले, क्योंकि फ्रेश वाटर भी मिल रहा है और सलाइन वाटर भी। लेकिन ये दो हाइपर सलाइन लगून्स हैं, दो सी वाटर को मिला दिया, दो सॉल्टी वाटर को मिला दिया गया। ऐसे हाइपर सलाइन लगून की सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, मोर देन 100 पार्ट्स पर मिलियन। पढ़िए आगे। Some organisms are tolerant of a wide. बस यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन खुद से पढ़िए सब लोग, 2 लाइन खुद से पढ़िए। आई होप जैसे यूरी थर्मल, स्टीनो थर्मल आपने पढ़ा, सैलिनिटी के केस में यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. शरण्या, आइरे शरण्या, लाइट का पढ़िए।
Yes, sir. Light. Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand that the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. Sir, continue करूँ? Yes, continue. Many species of small plants growing in forests and adapted to photosynthesis optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopied trees. Many plants are also बस 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 यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों कि जंगल फॉरेस्ट के केस में क्या होता है भाई, फॉरेस्ट पूरा ऐसा डेंस फॉरेस्ट है जहां पर बड़े बड़े ट्रीज छोटे छोटे प्लांट्स को कवर किए हुए, मतलब आई शुड से इट्स अ कैनोपी जैसी होती है ना, जैसे छतरी होती है बड़ी सी। तो वहां तो उन्होंने क्या अडेप्टेशन कर लिया, आप पढ़ रहे हैं अडेप्टेशन लेवल इकोलॉजी, आप पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल लेवल इकोलॉजी, आप पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, आप पढ़ रहे हैं बिहेवियरल इकोलॉजी। आपको बताया जा रहा है कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, वाटर से क्या इफेक्ट पड़ता है, और अब आपको बताया जा रहा है लाइट से क्या फर्क पड़ता है। तो जो फॉरेस्ट के वो प्लांट्स जो बिल्कुल हाइटेड प्लांट्स नहीं है, उन्होंने तो लो लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया। वो तो लो लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो लो लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस करने का मतलब ये कि क्यों ऐसा हुआ इवोल्यूशन के दौरान, क्योंकि भैया वो हमेशा बड़े बड़े पेड़ों से कवर्ड रहते थे, उनको लाइट नहीं मिलता था, तो उन्होंने वो अडैप्टेशन ही कर लिया कि लो लाइट इंटेंसिटी में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर लिया जाए। अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट, बढ़िया। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirements for flowering. For many animals too, light is important in that they use the diurnal and seasonal variations in light, intensity and duration as a cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities. This availability of light. मतलब यहाँ पर ये सिर्फ प्लांट्स के केस में नहीं है, ये सिर्फ प्लांट्स के केस में नहीं, जैसा फॉरेस्ट का एग्जांपल मैंने बताया, तो एनिमल के केस में भैया बहुतों के रिप्रोडक्टिव इवेंट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके रिप्रोडक्टिव इवेंट ही अर्थ और अपना मून और सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, मूनलाइट और सनलाइट। मतलब उसे अपने मिथ के हिसाब से यदि कहें तो पूर्णिमा और अमावस्या, इसके हिसाब से आपके ओशनिक वाटर में पाई जाने वाली स्नेल्स, इनका रिप्रोडक्टिव पैटर्न कैसा होगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेंगे कि लीवो रोटेटरी बनेंगे, ये डिसाइड करता है मून लाइट। थोड़ा सा सुनकर सरप्राइज हो सकता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लीवो रोटेटरी होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, ये डिपेंड करता है मून पर, क्योंकि मून से होती है हाई टाइड और लो टाइड। मून की लाइट से कंट्रोल होती है हाई टाइड और लो टाइड। तो ये हाई टाइड और लो टाइड में मोर फ्रिक्शन लेस फ्रिक्शन, इससे डिसाइड होता है कि वो स्नेल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लीवो रोटेटरी होगा। ये तो मैंने एक तरीका आपको बताया, जनरल बस इंफॉर्मेशन मैंने बताई। अदरवाइज ये भी डिसाइड कर सकता है कि उनका आई शुड से वो रिप्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये यहां तक भी लाइट डिसाइड कर दे। और ऐसा ठीक भी तो है, ठंड में आप ज्यादा थोड़े से लेस एक्टिव मोड में रहते हो, हायर टेम्परेचर में आप लेस एक्टिव मोड में रहते हो, लेकिन प्लीजेंट टेम्परेचर रहा तो आप ट्रैकिंग पे निकल जाते हो। सोलोनी मैडम, am I right? यस सर। हाँ, तो मतलब ये है कि आदमी अकेले अकेले भी ट्रैकिंग पे निकल जाता है, जब टेम्परेचर अच्छा मिलता है, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर मिलता है, तो बाकी टीचर के साथ ट्रैकिंग पे भी निकल जाता है। इज इट? चलिए, ओके, पढ़िए, आगे पढ़िए मैडम। The availability of light on land is closely linked with that of temperature, since the sun is a source for both. But deep, more 500 meter in the oceans, the environment is dark and inhabitants are not aware of existence of celestial source of energy called sun. What then is their source of energy? Okay. ये पूछना चाह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लग रहा है तो फिर एक सेलेस्टियल सोर्स जो आप जानते हैं कि सनलाइट इज अ सेलेस्टियल सोर्स फॉर द कंप्लीट यूनिवर्स, तो भैया फिर वो जो
इन डेप्थ वाटर जहां पर सनरेज पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, वहां क्या एनर्जी का सोर्स ही नहीं है कुछ? वहां पर भी एनर्जी का सोर्स होगा, और वो एनर्जी का सोर्स मतलब आपको वहां पर ऐसे एंजाइम्स जो उस प्रेशर में काम कर सकते हैं, ऐसे एंजाइम जो उस टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, और ऐसा एनारोबिक लाइफ जो कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकता है। दे आर नॉट फोटो ऑटोट्रॉफ, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ, जो उस डेप्थ में भी काम कर सकते हैं। तो आपको यदि वहां पर सवाल पूछा गया होगा, व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां लिख दीजिए कीमो ऑटोट्रॉफिज्म, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म। और इसीलिए एक सवाल पूछा गया आपसे अगले पेज पर, पढ़िए शरण्या मैडम। Among the red, green, and brown algae that inhabited the sea, which is likely to be found in deepest waters. And बताइए, आंसर बताइए। आंसर बताइए। रेड। क्यों ऐसा लगता है प्रिया? ब्राउन। ठीक का, बट क्यों? क्योंकि उनके पास पिगमेंट्स होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफिज्म करते हैं। एक और कोई बोला था ब्राउन। बोलिए। Because of more penetration of red, I expect red to be the depth, most depth, then brown, then green. Due to more penetration of red, I expect more depth पे red, then brown, then green. Because of more penetration. That's it. Am I right? Priya madam? हाँ सर। Check. The last factor is soil. कौन पढ़ेगा? प्रिया मैडम पढ़िए, आप ही पढ़िए लास्ट। The nature and properties of soil in different places vary. It is dependent on the climate, the weathering process, whether soil is transported or sedimentary, or how soil development occurred. वेदरिंग एक प्रोसेस होती है। वेदरिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सिंपली रॉक्स पे जब वो बारिश की बूंदें गिरती हैं, उस पर उसको ब्रेक डाउन करती हैं, कंटिन्यूस बारिश की वजह से वो पत्थर टूटने लगता है और उससे फिर मिट्टी बनती है। वेदरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है नेचर का, क्योंकि उसके बिना प्लांटेशन ही नहीं हो सकता। प्रोडक्शन होगा कैसे? जब तक सॉइल नहीं होगी। तो ये सारे मिनरल्स, ये सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। और वो किससे हो रही है, उसी से डिपेंड करता है उसका टेक्सचर क्या होगा, कौन सी रॉक से वो बन रही है। बढ़िया। Various characteristics of the soil, such as soil composition, grain size, and aggregation, determine the percolation and water holding capacity of the soils. परफेक्ट। मतलब ये डिपेंड करता है ना कि यार सॉइल का टेक्सचर जो है, या सॉइल का मटेरियल तो डिपेंड करेगा ना, वाटर लॉक करेगा कि नहीं करेगा, होल्ड करेगा कि छोड़ देगा। इसी के बेस पे तो अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल 7th 8th 9th में पढ़ते थे हम लोग। जो अच्छी होती है वो होल्ड करके रख सकती है वाटर को, बाइंड करके नहीं, होल्ड करके। बाइंड करना अलग बात, वो केमिकल वाटर होता है, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर वाटर, वो केमिकली बाइंड होता है। ग्रेविटेशन वाटर बहुत नीचे चला जाता है, केवल एक वाटर अवेलेबल होता है, दैट इज कैपिलरी वाटर। वो कैपिलरी वाटर उसके लिए अवेलेबल होता है क्योंकि सॉइल के पार्टिकल के बीच में होल्ड करके। बाकी दुनिया का कोई वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता एक्सेप्ट कैपिलरी वाटर। केवल और केवल कैपिलरी वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, बाकी कोई भी वाटर अवेलेबल नहीं होता, ना ग्रेविटेशनल वाटर, ना केमिकली बाइंड वाटर, और ना कोई। पढ़िए। These characteristics, along with parameters such as pH, mineral composition, and topography, determine to a large extent the vegetation in any area. नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए। This in turn dictates the type of animals that can be supported. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. परफेक्ट, बहुत बढ़िया।
अब ये 3-4 फैक्टर हुआ, एक पार्ट आपने कंप्लीट किया बच्चों, और वो पार्ट था ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, एडाप्टिव बिहेवियरल इकोलॉजी, जिसमें हमने 4 फैक्टर देखे, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट। सॉरी, आपने देखा, यस, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, ये 4 अबायोटिक फैक्टर देखे, और इससे कैसे कैसे फाइट होता है वो देखे। ओवरऑल वो स्ट्रेस को कैसे टॉलरेट करते हैं, इसके लिए केवीपीवाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैं पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज रिस्पॉन्स टू अबायोटिक स्ट्रेस। प्लीज लिसन इट केयरफुली। यहां तक के पहले देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज आई गो फॉर द रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। Am I audible and visible properly? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बच्चों, वो थोड़ा सा इत्मीनान से सुनने वाली बात है, इसलिए मैं भी बैठकर आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताना है फैक्टर्स, रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक स्ट्रेस। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इन कोर्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेन डाउन कर दीजिए, बड़े मजे से प्रवचनों की तरह सुनिए उसको, क्योंकि कंसेप्ट है उसमें। मैं आपसे कहूं कि 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है ऑस्मो रेगुलेटर और एक होता है ऑस्मो कॉन्फर्मर। ऑस्मो रेगुलेटर वो होते हैं बच्चों, दोज हु कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी एनवायरनमेंट व्हाटएवर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज। रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, osmoregulators are या thermoregulators are those who can maintain constant body environment irrespective of whatever the outer environment is। यदि बाहर की सराउंडिंग का एनवायरनमेंट कुछ भी हो, मैं अपने अंदर का कांस्टेंट मेंटेन कर सकता हूं, तो मैं ऑस्मो रेगुलेटर। लेकिन यदि मैं बाहर के एनवायरनमेंट को इस तरह से एडजस्ट करता हूं कि मैं उसके बाहर के एनवायरनमेंट की तरह अपना बॉडी एनवायरनमेंट चेंज कर लेता हूं, तो मैं ऑस्मो कॉन्फर्मर। रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, ऑस्मो रेगुलेटर, whatever the external environment is, I can maintain constant whatever I'll be। ऑस्मो कॉन्फर्मर्स वो हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट से अपने बॉडी का चेंज कर लेते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दीज 2 concepts? Yes, sir. ये मैंने किडनी के केस में भी आपको बताया था, यदि आपको याद हो तो। आयुष? Yes, sir. One is osmo conformer and one is osmo regulators। Conformers मैंने कहा can change और regulator मैंने कहा can maintain constancy। स्पंदन समझ में आया क्या? Yes, sir. परफेक्ट। ओमकार? Yes, sir.
परफेक्ट। तो मैंने आपसे कहा ऑस्मो कॉन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर, आपको क्या लगता है एनीवन व्हाट वी आर, ऑस्मो कॉन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स? रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स, क्योंकि मेरा ऐसा थोड़ी है कि मैं यदि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चला गया तो मैं अंदर का टेम्परेचर भी कम कर लूं। ऐसा नहीं है कि मैं उधर पे राजस्थान निकल गया तो मैं बॉडी का टेम्परेचर राइज कर लूं। भाई मैं अपना कांस्टेंट मेंटेन करूं व्हाटएवर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज। तो क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेटर्स इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये ज्यादा अच्छे से टेक्निक डेवलप हो पाई, क्योंकि यार एवरी टाइम यू चेंज बिकॉज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। आप हर बार चेंज, एनवायरनमेंट चेंज हुआ आप चेंज हो गए, एनवायरनमेंट चेंज हुआ आप चेंज हो गए, एनवायरनमेंट फिर रिवर्स हो गया फिर रिवर्स हो। यार इतना फ्रीक्वेंटली कैसे चेंज करोगे, और कैसे चेंज करोगे मतलब एंजाइमेटिक रिएक्शंस कैसे होंगी दोस्तों। आप कभी टेम्परेचर -10 पे चले जाते हो, फिर टेम्परेचर कभी चेंज होता है तो 5 डिग्री पर आ जाता है। यार -10 to 5 डिग्री इतने वाइड रेंज में कौन सा एंजाइम काम करेगा। कभी वो 5 हो जाता है, कभी 15 हो जाता है, कभी 25 हो जाता है, कभी -30 हो जाता है। इट्स प्रैक्टिकली टफ टू चेंज एवरी टाइम विद द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट को इससे क्या ही मतलब पड़ता है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप करोगे तो चलोगे, नहीं करोगे तो डार्विन की थ्योरी कहते हैं निपट जाओगे। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अंडरस्टूड 12th? Yes, sir. बिल्कुल ठीक कहा आपने, वार्म ब्लडेड, बिल्कुल ठीक कहा, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, बिल्कुल ठीक कहा। मैं आ रहा हूं उसी स्ट्रेटेजी पे, मैं आ रहा हूं उनका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो भाई मैंने आपसे कहा कि इवोल्यूशन ये कहता है कि नेचर को, एनवायरनमेंट को लीस्ट बॉदर है कि तुम उससे चेंज करोगे या नहीं करोगे। मैंने अपना चेंज कर लिया है, नेचर कह रहा है मैंने चेंज करना है, तुम्हें करना हो तो तुम्हारे पास दो स्ट्रैटेजी, या तो तुम मेरे हिसाब से चेंज हो कि ऑस्मो कन्फर्मर बन जाओ, या तुम्हारा जो है तुम उसको मेंटेन करो और ऑस्मो रेगुलेटर बन जाओ। इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये ज्यादा एक्सपेंसिव था, ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग ज्यादा था, बट फिर भी ऑर्गेनिजम्स इसकी तरह डेवलप हुए। एव्स एंड मैमल्स इसकी तरह डेवलप हो गए, बाकी कोल्ड ब्लडेड रह गए जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने को चेंज कर गए। फिर हम और एव्स यानी बर्ड्स क्यों ऑस्मो रेगुलेटर की तरह ज्यादा एनर्जी खर्च करके इस तरह डेवलप हुए? क्योंकि कंपैरेटिवली बॉडी डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड है, और हर बार एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर पाना, तो बायोकेमिकल रिएक्शंस की कांस्टेंसी कैसे मेंटेन होगी? एक एक्स एंजाइम है, दैट एक्स एंजाइम इज फंक्शनल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई कैसे करोगे आप? नेचर हो गया 30 डिग्री, तो क्या 30 कर लोगे? 30 कर लोगे तो रिएक्शंस कैसे होंगी? वो तो 27 पे ही बेस्ट प्रोसीड हो रही थी। तो ये इजी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बट फ्रीक्वेंटली पॉसिबल नहीं। इसलिए हम इसकी तरह डेवलप, भाई ऐसे ये सोचिए आप, ये ठीक वैसे ही एग्जाम्पल है जैसा आपको बताया जाए कि आपको बॉडी का टेम्परेचर जो बाहर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, चलो आपने कार में एसी लगा लिया, आपने ऑफिस में एसी लगा लिया, कहां एसी को लेकर जाओगे? कहां एसी को लेकर जाओगे भाई? चलिए टॉयलेट में बैठ गए, आपको एसी मिल गया, रूम में आगे एसी मिल गया, बाहर निकलोगे, घर से पार्किंग से निकलकर कार में जाने तक एसी कहां लगाओगे? चलो हीटर लगानी, विंटर में हीटर की बात आई, कहां लेके घूमोगे हीटर? और फिर वो कांगड़ी होती है कश्मीर में, वो एक जो अंदर वुलन कोट के अंदर एक सिगड़ी रखी जाती है, इस पे विशेष प्रकार की सिगड़ी होती है, वो अंदर रखी जाती है जिससे पूरी बॉडी वार्म बना रहता है, उससे कैंसर होने लगे। ये हमें आज पता है, मतलब इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऐसा हुआ होगा ना, स्पीशीज को लगा होगा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा बॉस, बेटर यार मैं अपना ही एनवायरनमेंट कांस्टेंट कर लूं ना, तो कुछ भी होता रहे चेंज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन उसने सोचा होगा, स्पीशीज ने सोचा होगा, ऑर्गेनिज्म सोचा होगा, यार लगे एनर्जी लगे ना उस कॉस्ट पर ही सही, लेकिन आई शुड डेवलप एज ऑस्मो रेगुलेटर because I cannot change frequently because my complete body system will be disturbed. So in course of evolution इस तरह से दो स्ट्रैटेजीज डेवलप हुई कि ऑस्मो रेगुलेटर ज्यादा डेवलप कर गया और उन्होंने अपने अंदर के एनवायरनमेंट को स्टेबल करना शुरू कर दिया, known as homeostasis, known as homeostasis. और इसी को अपन ने क्या दिया? वार्म ब्लडेड।
हम अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बाहर की सराउंडिंग कैसी है, रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नीट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गाली मार रहा है कि तारीफ कर रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, irrespective of whatever the environment, I maintain my environment constant. प्रिया मैडम समझे कि नहीं? हाँ सर। आयुष भाई समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, प्रथमेश, कृष्णा, अथर, तनिष्का, वैभव, वेद, समझे? यस सर। यस सर। This type of tendency is developed during course of evolution. Perfect. अब बहुत बढ़िया पैराग्राफ दिया है जो मैं ही पढ़ूंगा और आपको सुनना है बहुत धीरे धीरे से। मैं बताऊंगा कि कहां पर आपको हाईलाइट करना है। Third or fourth line. We should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organisms after all. One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment that permit all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency. भाई in course of evolution अपने अंदर की बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इजी प्रोसीड रखने के लिए मैंने अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया, मतलब मेरे एंसेस्टर्स ने कि whatever the external environment is, I should keep constant my body environment. Then only my enzymes will properly function. Enhance the overall fitness of the species. This constancy, for example, could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration of the body fluid. Ideally, then the organism should try to maintain the constancy of the internal environment called homeostasis. उसकी जरूरत नहीं है, सबको पता है. Let us take an analogy. एक एनालॉजी देकर समझाएगा बहुत अच्छे एग्जाम्पल से जो मैंने आपको बताया. Suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degree. क्या इसी बात 25 डिग्री होता है तो बड़ा प्लीजेंट सा होता है सब कुछ, हम एफिशिएंट भी होते हैं. And wishes to maintain it so even when it is scorchingly hot or freezing cold outside. और ये मेंटेन करना चाहता है चाहे बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो या बहुत ज्यादा गर्म. It could be achieved at home, in the car, while traveling and workplace by using an air conditioner in the summer and heater in winter. कार में possible है, घर में possible है, it's okay. Then her performance would be always maximal, regardless of the weather around him. Here the person homeostasis is accomplished not through the physiological, but by artificial means. ये आपने physiologically नहीं किया, ये artificially किया. अब मैंने सोचा कहीं एसी लेके घूमूंगा मैंने अपने सिस्टम को ही मेंटेन कर लिया. क्या ज्यादा गर्मी हुई, एसी चाहिए ना, ज्यादा गर्मी तो स्वेट आउट कर दो. जैसी पसीना निकालोगे हवा लगेगी तो ठंडक फील होगी. इट्स मोर बेटर देन एसी. ज्यादा बारिश हो रही है क्या, कोई बात नहीं, यूरिन निकाल. ज्यादा ठंड लग रही है क्या, शिवरिंग करना शुरू कर. कहाँ है विंटर का हीटर लेके चल रहे हो, अरे काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर लो ना, शिवरिंग करने लगो. शिवरिंग करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी. तो कहां मैं वो सीढ़ी लेके घूमूं, काहे को मैं एसी लेके घूमूं. मैंने अपने फिजियोलॉजिकल मीन ऐसे कांस्टेंट कर लिए. बाहर टेम्परेचर गिर गया क्या, शिवरिंग शुरू. बाहर बारिश हो गई क्या, ठंडा हो गया क्या, एसी लग गया क्या, यूरिन पास. बाहर से बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है क्या, एसी लेने की जरूरत नहीं, स्वेट आउट. दैट मीन्स आई एम नॉट डूइंग इट बाय सम आर्टिफिशियल मीन्स बट बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स. एंड दिस इज व्हाट वी डेवलप्ड एज homeostasis. I hope understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे दो वो दिए गए, रेगुलेटर्स और कॉन्फर्मर्स. रेगुलेटर्स और कॉन्फर्मर्स आपको दिए गए हैं. रेगुलेटर कहता है that those who can maintain constancy. तो जहां रेगुलेटर का पैराग्राफ लिखा वहां लिख दीजिए, जहां रेगुलेटर का पैराग्राफ है कि ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या करेंगे, मेंटेन कांस्टेंट. ये लिखा है, maintain constant body environment irrespective of external environment. Perfect. और osmo conformer के पास आपको लिख देना चाहिए can change body osmolarity as per the environment. Can change body osmolarity as per the environment. Understood बच्चों? Yes, sir.
Yes, sir. अब ये आपको पढ़ना है, रेगुलेटर और कॉन्फर्मर आपको पढ़ना है ना। मैं आज यहीं पर बंद कर रहा हूं। कॉन्फर्मर, रेगुलेटर और इसका ग्राफ, ये तीनों चीजें मैंने नेक्स्ट सेशन में बतानी। नेक्स्ट क्लास जिसने भी मिस की उसका ये पार्ट खत्म हो जाएगा, वो बुरी तरह से मिस करेगा केवीपीवाई। सो प्लीज बी देयर, इसकी रीडिंग करके रखिए रेगुलेटर कॉन्फर्मर की, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे डॉर्मेंसी और डायपॉज करता है, मतलब अपन वो स्ट्रेस से कैसे फाइट करता है उसको, राइट। एनी डाउट इन टुडे सेशन? परफेक्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना 1 घंटे का क्लास होगा 12 to 1, जब भी लगेगा वो ध्यान रखिए, राइट। ऑल द बेस्ट।